स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है MSc जूलॉजी वर्ल्ड। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस बात के लिए कमिटेड हैं कि आप सभी लोगों को जितने भी जूलॉजी स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को जूलॉजी का अगर पूरा नहीं तो मोस्ट ऑफ सिलेबस हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएं, उसकी PDF हम अवेलेबल कराएं। तो इसी कड़ी में हमारा जो अगला टॉपिक आज होने वाला है वो इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल का ही है। और हमने इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल में 3 जो इसके कंट्रोल के प्रकार हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब जो अगला है चौथा कंट्रोल आज हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल का मतलब है कि उसके किसी इंसेक्ट के एस्पेक्ट से हम देखें तो उसके जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स को हम यूज करके उसकी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस इंसेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके रिप्रोडक्शन वगैरह को, उसकी रिप्रोडक्टिव रेट को, लाइफ स्पैन को, उन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक केमिकल जो होता है वो किसी इंसेक्ट के लिए उसकी डेथ हो गई, उसकी रिपल्शन हो गया और उसके अट्रैक्शन को प्रभावित करता है। ये जो केमिकल होता है वो किसी इंसेक्ट को मार सकता है, उसको उस केमिकल के स्प्रे होने से वो इंसेक्ट उससे दूर भाग सकता है या फिर जैसे कुछ फेरोमोन्स टाइप का हो तो उसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो अभी हम सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से। इसका क्लासिफिकेशन हम 3 प्रकार से करेंगे। जो केमिकल कंट्रोल्स हैं इनमें काम आने वाले केमिकल्स या इंसेक्टिसाइड्स को हम 3 प्रकार से देखेंगे। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट को किल करते हैं उनको हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एंट्री, कि हम देखेंगे कि वो बॉडी में एंटर कहाँ से होता है, क्यूटिकल से होता है या फिर गट रीजन जो होता है उसके द्वारा एंटर होता है। तो जो एंट्री का टाइप होगा कि जहाँ से एंटर होगा उसके बेसिस पे उसके टाइप्स हो जाएंगे। दूसरा एस्पेक्ट है हमारा बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस प्रकार से वो एक्शन करता है, इस पे बेस्ड होगा हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन का एस्पेक्ट। और तीसरा हमारा एस्पेक्ट है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, कि जो इंसेक्ट है उसकी केमिकल नेचर क्या, जो इंसेक्टिसाइड है उसकी केमिकल नेचर क्या है, वो जैसे कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में हेट्रोसाइक्लिक है। तो इन सभी एस्पेक्ट के नज़रिए से हम उनका क्लासिफिकेशन करके फ्लो चार्ट के द्वारा और विद एग्जांपल्स हम इन सारी चीज़ों को समझने की प्रयास करेंगे। इनमें एग्जांपल्स बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल लिए गए हैं जो आप सभी को आसानी से याद हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो हमने लिया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एंट्री, कि जो एंट्री का रूट है उसके बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के पॉइजन रूट ऑफ एंट्री के बेसिस पे होते हैं। पहला है स्टोमक पॉइजन, दूसरा है कॉन्टैक्ट पॉइजन और तीसरा है फ्यूमिगेंट्स। स्टोमक पॉइजन का मतलब क्या है? स्टोमक का मतलब है कि हमने सरफेस के ऊपर पॉइजन का स्प्रे कर दिया, और जैसे सरफेस पे कुछ भी पदार्थ है, घास है या और इंसेक्ट हैं, तो जैसे जब इंसेक्ट इन चीज़ों को खाएगा तो खाने से ये जो माउथ पार्ट्स होंगे उन पे ये पॉइजन उनके कांटेक्ट में आएगा और माउथ पार्ट्स के जरिए ये स्टोमक में पहुंचेगा। स्टोमक में जाके ये आगे गट रीजन में जाएगा और गट रीजन से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब हो के उसके बाद में ये जो वाइटल रीजन होंगे उन वाइटल ऑर्गन्स में उनके संपर्क में आएगा और वहाँ फिर उन ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो ये सारा जो फिनोमेना है ये स्टोमक पॉइजन का फिनोमेना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये इंसेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर एक बार आपने स्प्रे कर दिया तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉकरोच को मारेगा या ये सिर्फ एफिड को मारेगा, ऐसा नहीं है। ये जितने भी इंसेक्ट हैं उन पे एक समान रूप से प्रभाव दर्शाएगा। तो हो सकता है आपको 2 इंसेक्ट को नहीं मारना हो सकता है दूसरा आपकी फसल के लिए बेनिफिशियल और हो सकता है कि आपको एक इंसेक्ट को मारना हो, तो उस परिस्थिति में ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है आर्सेनिकल्स और बोरिक एसिड, ये 2 इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम अगला देखें कॉन्टैक्ट पॉइजन।
देखो, किसी को भी अगर हमको कांटेक्ट करना है तो कहाँ से करेंगे? स्किन से करेंगे। स्किन का मतलब है कि क्यूटिकल से करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक जर्नल एस्पेक्ट आपके माइंड में बनता है कि ये जो होगा, ये पॉइजन एंटर होगा किसके थ्रू? क्यूटिकल के थ्रू एंटर होगा। क्यूटिकल के थ्रू एंटर होके और ये इंटेग्यूमेंट में अवशोषित होगा। इंटेग्यूमेंट में जाने के बाद में ये इंसेक्ट की बॉडी में धीरे धीरे करके इकट्ठा होता रहेगा। वहाँ पे जब थोड़ी मात्रा में होगा तो हो सकता है फर्क इसका कम हो या ना हो, तो धीरे धीरे करके ये उसके इंटेग्यूमेंट में अवशोषित होता रहेगा और वहाँ इकट्ठा होता रहेगा। और जहाँ पे इकट्ठा होगा तो इसका मतलब यह होगा कि यह इसका अपघटन नहीं हो सकता है जल्दी से। तो इसका अपघटन जल्दी से नहीं होगा और जब तक कि ये ऑर्गन में पहुंच नहीं जाए तब तक अपघटित नहीं होगा। फिर ये इसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा और उसको डैमेज कर देगा। तो ये पूरा फिनोमेना है कॉन्टैक्ट पॉइजन का। और इस श्रेणी में ऑलमोस्ट ऑल पेस्टिसाइड्स आते हैं जो प्लांट के द्वारा अपन बनाते हैं। अब अगला हम देखेंगे फ्यूमिगेंट्स। तो फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं, जरा इसको देखिए। फ्यूमिगेंट्स को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कोई फॉग या धुआं या कोहरा आपने कर दिया है और उसको इंसेक्ट अपने ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा अंदर ले जा रहा है और वो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने के बाद में जितने भी टिश्यू होंगे उन सब में चला जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसका एक्सपोजर कर दिया हमने या सॉइल पे इसका स्प्रे कर दिया तो ये ट्रेकियल सिस्टम में एंटर हो जाएगा, उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा। और इसके एग्जांपल डीडी, डीडीवीपी, फोस्फिन और HCN होते हैं। ये इसके फेमस एग्जांपल हो गए। अब इसका अगला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, कि एक्शन का मोड क्या है उसके हिसाब से इसका हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो उसके हिसाब से 5 प्रकार के पॉइजन होते हैं। पहला पॉइजन है फिजिकल पॉइजन, दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन, तीसरा है रेस्पिरेटरी पॉइजन, चौथा है नर्व पॉइजन और पांचवा है पॉइजन ऑफ जनरल नेचर। तो ये नट एंड सेल के माध्यम से आप इसको ऐसे ही एग्जाम में भी ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे ही आप इसको लिख के समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल पॉइजन। तो फिजिकल पॉइजन में क्या है कि सम इंसेक्टिसाइड किल इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड होते हैं जिनको जो इंसेक्ट को मारते हैं, लेकिन उनको इंसेक्ट को मारने के लिए किसी भी केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट फिजिकल एक्शन के द्वारा उसको मार सकते हैं। ऐसे सभी पॉइजन फिजिकल पॉइजन की श्रेणी में आते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल जो इसका है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि सबसे पहले आपने इसको इंसेक्ट पे अप्लाई किया तो उसके स्पाइरेकल क्लोज हो गए। आपको पता है स्पाइरेकल ट्रैकियल सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। तो स्पाइरेकल जब ट्रैकियल सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। अब मान लीजिए इसको किसी अंडे पे छिड़काव इसका किया गया, स्प्रे पे किया गया इसका, तो जो माइक्रोपाइल जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। अब माइक्रोपाइल के द्वारा एग में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो जो रेस्पिरेशन होगा वो अब नहीं हो पाएगा, तो जो एग होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल है नेचुरल ऑयल या पेट्रोलियम का, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। अब दूसरा इसमें देखते हैं, दूसरा है मैकेनिकल इंजरी, कि हम किसी भी प्रकार से कोई मैकेनिकल इंजरी कर दें किसी भी इंसेक्ट को। जैसे किसी भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की डस्ट अगर हम किसी इंसेक्ट के ऊपर डालेंगे तो उससे क्या उसमें फिजिकल इंजरी हो जाएगी। फिजिकल इंजरी होने से वो इंसेक्ट जो होगा वो मृत्यु की कगार पे पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से फिजिकल जो एस्पेक्ट है उसके द्वारा हम इसको कंट्रोल करेंगे। दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। प्रोटोप्लाज्म से तो आप समझ ही रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या आएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले है कि इंसेक्टिसाइड जो होगा वो उस इंसेक्ट के द्वारा इंजेस्टेड होगा, उसके बाद में वो धीरे धीरे जो सेल्यूलर प्रोटीन्स होंगे मिडगट की उनको जमा देगा, उनका परसिपिटेशन हो जाएगा, यानी कि वो जो प्रोटीन होंगी, जो घुलनशील प्रोटीन होंगी, उनका निक्षेपण होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा और जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। इसमें मोस्ट ऑफ जो होंगे आपके
सॉरी, एक मिनट जरा रुकिए। हाँ, तो इसमें मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड सम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो होंगे वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे नाइट्रोफिनॉल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया और फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी पॉइजन की। तो रेस्पिरेटरी पॉइजन में क्या होगा कि जो पॉइजन होगा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होगा, उसके बाद में वो इंटरफेयर करेगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। कैसे रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इंटरफेयर करेगा? वो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होंगे उनके साथ में इनहिबिशन शो करेंगे, उनके साथ में ये पहले से उनके साथ जुड़ जाएंगे, तो जिससे कि वो उसका जो रियल सबस्ट्रेट होगा उसके साथ में एंजाइम नहीं जुड़ पाएगा और जो प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन की वो शुरू नहीं हो पाएगी, और जो भी आपका रिलेटेड इंसेक्ट होगा उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं होगा तो शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा इस वजह से। और इसमें मोस्ट ऑफ फ्यूमिगेंट्स बताए गए हैं H2S, CO और HCN। अब हम बात करते हैं नर्व पॉइजन की। तो जो नर्व पॉइजन है वो मोस्ट ऑफ कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो एक्ट एज नर्व पॉइजन। कन्वेंशनल जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं वो सब नर्व पॉइजन के रूप में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जर्नल पॉइजन। देखिए, जर्नल पॉइजन एक अलग से कैटेगरी बनाई कि ऐसे पॉइजन जो शुरुआत की चारों कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी कि जिनका एक्शन का मोड हमको नहीं पता है प्रॉपरली, आज तक हमको नहीं पता है कि वो कैसे काम करते हैं, इंसेक्ट के ऊपर किस एस्पेक्ट से वो प्रोसेस करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है वो हमको प्रॉपरली नहीं पता है। तो ऐसे इंसेक्टिसाइड्स को हम पॉइजन ऑफ जनरल नेचर में रखेंगे। तो इसका फेमस एग्जांपल आप सभी को याद है, एल्ड्रीन होता है। तो अब हम जो इसका तीसरा एस्पेक्ट और लास्ट का एस्पेक्ट है वो देखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर की। अब हमने सारे एस्पेक्ट देख लिए, नेचर भी देख लियो, सॉरी, अब उसका केमिकल नेचर देखेंगे, काम करने का तरीका देख लिया, तो अब उसका केमिकल फॉर्मुलेशन की बात हम करेंगे कि उसका जो केमिकल है, केमिकल स्ट्रक्चर है, तो उसके बेसिस पे वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो इंसेक्टिसाइड होगा वो इनऑर्गेनिक हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक हो सकता है। अगर इनऑर्गेनिक होगा तो उसके आपको कुछ ही एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे बोरेक्स रख सकते हैं Na2B4O7, या सोडियम फ्लोराइड रख सकते हैं, कैल्शियम आर्सेनेट रख सकते हैं, या लेड आर्सेनेट रख सकते हैं। तो ये बहुत पहले यानी पुराने टाइम में ये यूज किए जाते थे, आज के समय में ये इतने यूजफुल नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनऑर्गेनिक मेटल को इनके लिए निकाला जाएगा और वो सारी एक प्रोसेस बहुत ही लेंथी हो जाती है, तो इसलिए इनको बनाना और उसके बाद बनाने के बाद में ये उतने अधिक प्रभावी नहीं है जितने कि ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। इसलिए आजकल के समय में इनका उत्पादन बहुत कम होता है और ये बहुत ही कम उपयोगी होते हैं। तो अब हम अपना पूरा फोकस रखेंगे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड पे। तो ऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो नेचर में दो प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और दूसरा है सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड कौन से हुए? ये वे होते हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, इनको बनाने की जरूरत नहीं होती, ये खुद से ही नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो खुद से ही नेचर में पहले से ही बने बनाए उपलब्ध होते हैं। तो क्या ये पहले से अपने आप बन जाते हैं? नहीं, ये प्लांटों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये केमिकल्स जो होंगे ये प्लांटों के द्वारा सिक्रीट किए जाएंगे या बनाए जाएंगे, उनके द्वारा बनाए जाते हैं, यानी इनको मानव नहीं बनाता है। और सिंथेटिक ऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड है उनका मतलब ये है कि इनको हम लेबोरेटरीज में, मानव इनको स्वयं निर्मित करता है। तो ये इनमें बेसिक अंतर हो गया। तो हम देखते हैं सबसे पहले नेचुरल अकरिंग। तो नेचुरल अकरिंग में निकोटीन, निकोटीन सबसे फेमस इसका एग्जांपल है। निकोटीन हम सब जानते हैं कि निकोटीन जो होता है ये टैबेको प्लांट जो होता है उसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं, और ये एक एल्केलॉइड डेरिवेटिव है। और इसको कॉन्टैक्ट पॉइजन के रूप में, फ्यूमिगेंट्स के रूप में या फिर स्टोमक पॉइजन के रूप में यूज किया जा सकता है। तीनों एस्पेक्ट से ये यूज होता है। एज ए कॉन्टैक्ट पॉइजन यूज हो सकता है, एज ए फ्यूमिगेंट्स यूज हो सकता है और एज ए स्टोमक पॉइजन भी ये यूज हो सकता है। तीनों एस्पेक्ट से ये यूजफुल है। इसका मतलब ये है कि जो निकोटीन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पॉइजन माना जाएगा।
और इसका मतलब ये होगा कि जो टैबेको प्लांट होगा उसकी जो जड़ें होंगी उनसे पत्तियों से, तो उनमें ये जो इंसेक्ट होंगे ये बहुत कम वहाँ लगेंगे क्योंकि वहाँ निकोटीन पदार्थ होता है। अब दूसरी हम बात करें तो रोटेनोन पदार्थ है ये। रोटेनोन पदार्थ का है कि ये लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है और ये मेटाबॉलिक इनहिबिटर के रूप में काम करता है। और मेटाबॉलिक इनहिबिटर कहाँ, ये जो रेस्पिरेटरी चेन होगी उसको इनहिबिट करता है। तो रोटेनोन और निकोटीन ये दो टाइप के नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स हमने देखे हैं। अब हम इनके बाद में अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो होते हैं इनकी हम 4 क्लास देखेंगे और 4 क्लास देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। पहली है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब ये हुआ, क्लोरीनेटेड का मतलब क्या है कि इसमें क्लोरीन होगी और हाइड्रोकार्बन होगा तो हाइड्रोजन और कार्बन तो होगी ही होगी। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, क्लोरीन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और कार्बन हो जाएगा, ये इसके एलिमेंट हो गए। दूसरी बात ये कि ये ओल्डेस्ट इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही पुराना मेथड है क्योंकि 4 क्लासें हैं तो ये सबसे प्रिमिटिव टाइप की क्लास हो गई। और आज के टाइम में ये जो इंसेक्टिसाइड हैं जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखे जाते हैं, इनमें से बहुत सारे आज के टाइम में हमने बैन कर दिए हैं। हमारी गवर्नमेंट जो सरकारें हैं उन्होंने बैन कर दिए हैं। उसके पीछे कारण ये है कि ये जो होते हैं ये वातावरण में बहुत टाइम तक जमा होते रहते हैं। ये जो है इनका डिग्रेडेशन आसानी से हो नहीं पाता है, ये टूटते नहीं हैं ज़्यादा आसानी से। जैसे डीडीटी का आपने एग्जांपल देखा है कि डीडीटी का छिड़काव करने के बाद में उसकी एक सांद्रता मृदा में, जलीय जीवों में बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। पहले तो ये, और दूसरा इनका ये रीज़न है कि टॉक्सिसिटी टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, कि जिनके खिलाफ इनका इस्तेमाल नहीं करते हम उन जीवों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे फूड चैन में हम पढ़ते हैं कि कोई इंसेक्ट है, उस पर डीडीटी का छिड़काव किया, उसको फिर आगे बाज ने खाया और बाज को व्हेल ने या बाज को जैसे चील ने खा लिया। तो जो चील ने उस बाज को खाया है तो उसके अंदर डीडीटी की मात्रा जो होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं आज उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया क्योंकि वो वातावरण में लंबे समय तक उपस्थित होते हैं। दूसरा वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के प्रति भी। अगला हम बात करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो फॉस्फेट ग्रुप किस में होगा, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में होगा। और ये आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, या मोस्टली जो इंसेक्टिसाइड होते हैं इन्हीं के कैटेगरी के यूज किए जाते हैं। जैसे डाइसल्फाटोन, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अगली क्लास हम देखेंगे कार्बेमेट्स। कार्बेमेट्स में जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि इनमें COOH जो ग्रुप होता है वो आता है। इनमें COOH ग्रुप जो होगा वो मौजूद होगा। और अगर इसमें COOH ग्रुप मौजूद होगा और ये हेट्रोसाइक्लिक होगा तो ये दो प्रकार का हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक और फेनिल कार्बेमेट्स। हेट्रोसाइक्लिक कार्बेमेट्स और फेनिल कार्बेमेट्स। और अगर हेट्रोसाइक्लिक होगा तो उसका एक एग्जांपल हम देखेंगे NN डाइमेथिल कार्बेमेट्स। और यदि फेनिल कार्बेमेट्स है तो उसका कार्बोफ्यूरेन के इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब लास्ट की जो इसकी क्लास है वो है पायरेथ्रोइड्स। पायरेथ्रोइड्स में सबसे पहले इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये फॉर्मेमिडीन्स, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और जो ये पायरेथ्रोइड्स होता है इसका प्राइमरी जो टारगेट होता है ये गैंग्लियन ऑफ CNS होगा, यानी ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये नर्व पॉइजन होता है। तो आज की क्लास में इतना ही था। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने 3 टाइप के तीन टाइप के इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के 3 टाइप हमने पढ़े थे, तो वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। और आज हमने केमिकल कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। और इसके बाद में इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, एक ही बचा हुआ है हमारा, वो कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद फिर जो अगली यूनिट होगी इस बुक की हम वो कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप राजेंद्र की बुक जो है द एलिमेंट ऑफ इंसेक्ट वाली जो बुक है आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।